चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले सबको रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ईडूशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी बताया था कि हम आज से आपके लिए बीपीएससी का क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं। और बीपीएससी का क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं इस ईडूशाला टीम की ओर से। और ईडूशाला चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ ये सब चीज सही है कि नहीं सही है। जी सही है, सब चीज ठीक ठाक है। फिर भी एक बार जितना क्वालिटी सुधारा जा सकता है उतना हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है। देखिए चलिए अब हम बात करते हैं बिहार के इतिहास की। ठीक, बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास की हम लोग बात करते हैं। देखिए जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी आती है। पहली यूरोपीय कंपनी जो भारत में आती है उसका नाम क्या रहता है, पुर्तगाली रहते हैं। फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। बीच बीच में और भी कई डेनिश कंपनी आई थी, स्वीडिश कंपनी आई थी, तो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिकली पुर्तगाली से और अंग्रेज से, फ्रांसीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि 10 से भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन होता है ना कि क्या नाम है, जो बिहार में आई है कंपनी, उनके बारे में तो हमें पढ़ना ही होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे अलीवर्दी खां की। ठीक, आप जानते हैं कि 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 में जैसे ही क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जो कई जगह के स्वतंत्र शासक अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। जैसे कि हैदराबाद में निजामुल मुल्क छिनकलिज खां बोलता है कि कौन मुगल, हम नहीं जानते, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। फिर उसके बाद हालांकि टैक्स देते हैं मुगलों को वो लोग। ठीक, जैसे शहादत खां रहता है उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, अवध वाले इलाके में, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। कर्नाटक में कौन रहता है, हैदर अली, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो आपको कई जगह क्या है, शासक बंगाल में मुर्शिद कुली खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। फिर मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक पहला रहता है जिसने बंगाल की स्थापना की थी। फिर उसके बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम रहता है अलीवर्दी खां। हालांकि अलीवर्दी खां जो आप देख रहे हैं, अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बनता है। उससे पहले वो क्या था, बिहार का सूबेदार था। ठीक, बिहार का सूबेदार था। और क्या नाम है उसके, गिरिया के युद्ध में वहां बिहार के शासकों को पराजित करके वहां का नवाब बन जाता है। कौन, अलीवर्दी खां। ठीक, अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में बिहार, पहले क्या था, अलीवर्दी खां बिहार का क्या था, एक वो था, सूबेदार था और गिरिया के युद्ध में पराजित करके वहां का क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है। तो 1733 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी युद्ध में इसने बंगाल के शासकों को पराजित किया और वहां का क्या बन गया, नवाब बन गया। तो क्या होगा, गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, गिरिया का युद्ध। फिर इसके बाद की कहानी आपको पता है कि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं होता है, तो इसके दामाद रहते हैं। इनका दामाद जो रहता है उसका नाम रहता है सिराजुद्दौला। इनका जो दामाद रहता है उसका क्या नाम रहता है, कहानी की तरह याद करेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। ईडूशाला टीम के साथ आप जुड़िए, ईडूशाला टीम को सपोर्ट करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक, तो चलिए 1733 में अलीवर्दी खां बनता है बिहार का नवाब। ठीक, बिहार का नवाब बनता है। ठीक, बिहार का नवाब बनता है। उससे पहले गिरिया के युद्ध में सबकी पराजित करके बिहार का क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है। उससे पहले वो क्या रहता है, सूबेदार रहता है। फिर उसके बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम रहता है सिराजुद्दौला। ठीक, उसके बाद जो अगला शासक रहता है उसका जो नाम रहता है वो क्या नाम रहता है दोस्तों, इसके बाद जो अगला नवाब आता है उसका जो नाम रहता है सिराजुद्दौला। आप जानते ही हैं सिराजुद्दौला के बारे में कि सिराजुद्दौला जो था अंग्रेजों से नफरत करने लगा था, क्योंकि सिराजुद्दौला के टैक्स में कमी आने लगी थी। सिराजुद्दौला के टैक्स में, बंगाल का नवाब था भैया, बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों को पूर्व में जाके व्यापार करने की छूट मिली थी कि भैया जाओ तुम पूर्व वाले क्षेत्र में व्यापार करो। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा उनको चार्टर प्राप्त हुआ था। लेकिन वहां पे क्या अंग्रेज क्या करते थे, अपना माल तो कंपनी का माल तो बेचते ही थे, अपना भी माल क्या चुंगी दिखा के बेचते थे। उससे सिराजुद्दौला के राजस्व में क्या आने लगी, कमी आने लगी। इसीलिए सिराजुद्दौला ने क्या किया, सब अंग्रेजों को उठा के एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। उसी के बाद एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में एक तरफ रहता है रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ रहते हैं सिराजुद्दौला की सेना। और सिराजुद्दौला की सेना की ओर से भी कौन रहता है, मीर जाफर जो उनका धोखेबाज सेनापति रहता है। वो क्या करता है, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेज बोलते हैं कि अगर तुम सिराजुद्दौला का साथ नहीं दोगे, ठीक, तो हम तुमको क्या बनाएंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। सिराजुद्दौला को जैसे ही वो धोखा देता है वैसे ही सिराजुद्दौला की टीम जो होती है, सिराजुद्दौला की जो सेना रहती है वो क्या होती है, मैदान में हार जाती है और सिराजुद्दौला का खात्मा हो जाता है। अगला नवाब बन जाता है बिहार का कौन, मीर जाफर। अगला जो नवाब बन जाता है वो कौन बनता है, मीर जाफर।
मीर जाफर जब नवाब बनता है तो उसके साथ भी यही घटना होने लगती है, भैया कुछ भी हो उसकी बेइज्जती करोगे तुम जनता के सामने, है तो वो बंगाल का नवाब ही है, तो वो राजा ही, लेकिन तुम उसकी बेइज्जती करोगे। सिराजुद्दौला को कठपुतली नवाब के नाम से भी जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा नवाब था जो कठपुतली नवाब के नाम से जाना जाता था। पहले क्या बताएंगे कि प्लासी के युद्ध में कौन होता है, सिराजुद्दौला पराजित होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। किसके कारण हार जाता है? मीर जाफर के कारण। मीर जाफर कौन रहता है दोस्तों? मीर जाफर जो रहता है कौन रहता है? सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है। सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है। इसी धोखे के कारण सिराजुद्दौला क्या होता है, प्लासी का युद्ध हार जाता है। इसके बाद अगला शासक वही बन जाता है मीर जाफर, उसके साथ भी यही घटना होती है। फिर इसके बाद अगला जो नवाब आता है उसका जो नाम रहता है मीर कासिम, उनका दामाद रहता है, मीर जाफर का दामाद रहता है, क्योंकि भैया दामाद है, ठीक। और मीर कासिम बहुत समझदार रहता है। सबसे पहले क्या करता है, अपनी राजधानी को चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है, ठीक। अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर देता है। पूछता है बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की? तो आप क्या बोलेंगे? मीर कासिम था। क्या था? मीर कासिम था। वो कौन था दोस्तों? मीर कासिम था। इस तरीके से क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद मीर कासिम जब नवाब बनता है तो अंग्रेज, फिर उसके बाद अंग्रेज खुश नहीं होते हैं, क्योंकि राजधानी चेंज करके अपना वो आराम से जीवन बिताता रहता है। अंग्रेजों को बुरा लगता है, फिर अंग्रेजों के राजस्व में कमी आने लगती है। अंग्रेज थोड़ा खफा हो जाते हैं इससे, फिर से हटा के फिर मीर जाफर को सेनापति बना देते हैं, यानी कि नवाब बना देते हैं। नवाब बना देते हैं तो इसी के कारण मीर कासिम बहुत पढ़ा लिखा था, समझदार था। वो क्या करता है मीर कासिम, वो क्या करता है, त्रिकूट सेना बनाता है। जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास, भैया ये हम लोग के साथ अच्छा नहीं किया है। शाह आलम के पास जाता है, हेल्प मांगता है। शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, त्रिकूट सेना होती है। और क्या वो कौन सा युद्ध हो जाता है? बक्सर का युद्ध हो जाता है। तीनों की सेना मिल जाती है। एक तरफ कौन है? कासिम है, ठीक, कासिम, सुजाउद्दौला और एक तरफ कौन है? शाह आलम सेकंड। ये त्रिकूट सेना होती है। एक तरफ रहता है अंग्रेजों के खिलाफ हेक्टर मुनरो, ठीक, हेक्टर मुनरो। ये क्या रहता है? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की ओर से कौन है? हेक्टर मुनरो। और इधर क्या नाम है? मीर कासिम की ओर से कौन है? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल के भी क्या होते हैं? बक्सर के मैदान में हार जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि नहीं, अंग्रेजों के पास दिमाग के साथ साथ क्या है? अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, अच्छी रणनीति भी है, अच्छे हथियार भी हैं, अच्छे तकनीक भी हैं। इसी के कारण वो लोग क्या होता है, त्रिकूट सेना को हरा देते हैं और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया जाता है। एक कूटनीतिज्ञ था, मतलब कि क्या था, एक बहुत दिमागदार व्यक्ति था। जो रॉबर्ट क्लाइव था बहुत दिमागदार व्यक्ति था। वो दिमाग से खेल खेलता था। दिमाग से खेल खेलने का मतलब क्या है? वो लड़ाने भिड़ाने में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, मालूम क्या? लड़वाने में ज्यादा विश्वास करता था। तो अब बुलाता है उसको। 1765 में इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक अवध के नवाब के साथ, ठीक, और एक होता है सुजाउद्दौला के साथ। सुजाउद्दौला के ऊपर भी जुर्माना ठोका जाता है और अवध के शाह आलम द्वितीय के ऊपर भी जुर्माना ठोका जाता है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के ऊपर भी जुर्माना ठोका जाता है। 1765 में इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। अब तो भैया क्या नाम है, अब तो मिल रहा है, कभी सोना मिल जा रहा है, कभी हीरा मिल जा रहा है। एकाएक इनको क्या पूरा महल मिल गया है, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रेवेन्यू इनको प्राप्त हो गई। अब यहाँ से ये लोग क्या करेंगे? पहले तो वहां से जाते थे, यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे या मसाला वसाला खरीदते थे, पेमेंट करते थे, फिर सामान लेके जाते थे। अब क्या हो गया? यहाँ की रेवेन्यू इनको प्राप्त हो गई। अब रेवेन्यू प्राप्त हो गई तो अब क्या करेंगे लोग? यहाँ की रेवेन्यू से ही क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे और ब्रिटेन में भेजेंगे और वहां से बन के आएगा सामान, फिर यहाँ पे बेचेंगे, क्योंकि उनको मार्केट चाहिए था। और उनको मार्केट भी मिल गया, रेवेन्यू भी मिल गई, तो उनके अब क्या होगी? अंग्रेजों की बल्ले बल्ले होगी, ठीक। इसी के साथ हम देखते हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से बंगाल की थोड़ी सी कहानी को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक। तो इडूसाला टीम से जुड़ते रहिए, इडूसाला टीम को सपोर्ट करिए और इसी तरीके के आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, ठीक। और आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं बार बार इंट्रोडक्शन के विरोध में हूं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या अचीव किया है और कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मैं पढ़ाने पर ज्यादा विश्वास करता हूं, ठीक। तो गुरु नानक और तेज बहादुर ने बिहार का भ्रमण किया। जो सिखों के पहले गुरु थे जिनका नाम था गुरु नानक, ठीक, जिन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी और गुरु अंगद ने लंगर को स्थायी बनाया था। तो गुरु नानक और गुरु तेज बहादुर, ये तेज बहादुर 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे। इनको औरंगजेब फांसी दिया था और गुरु नानक की मृत्यु तो स्वयं से हो गई थी। गुरु नानक की मृत्यु स्वयं से हो गई थी। सिखों के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, थे।
अगर आपसे बोले वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हम लोग बोल सकते हैं गुरु गोविंद थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। ठीक, बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, इसके साथ जुड़िए, सपोर्ट करिए। ठीक, सिखों के 10वें गुरु का जन्म बिहार के पटना में 1666 ईस्वी में 1666 में इनका जन्म हुआ था। इसी के कारण वहां पे तख्ते हरमिंदर का निर्माण किया गया है। मतलब एक तख्ते हरमिंदर साहिब एक गुरुद्वारा है, जिसका निर्माण उनके जन्मदिन के, मतलब कि वहां पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए वहां पे एक गुरुद्वारा भी बनवा दिया गया है, तख्ते श्री हरमिंदर साहिब। ठीक, 1676 में क्या बनते हैं? ये गुरु बनते हैं। ठीक, 1676 में ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु बनते हैं। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में इन्होंने क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1676 में ये क्या बने थे? गुरु बने थे, सिखों के 10वें नंबर के गुरु बने थे। और 1708 में इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई थी। किसके द्वारा? अफगान के द्वारा चाकू मारने थे। अब क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? 4 चीजें इसमें याद रखनी है कि सिखों के जो क्या नाम है प्रथम गुरु और सिखों के 9वें गुरु यहाँ पे भ्रमण किए थे। गुरु गोविंद साहब, सॉरी गुरु नानक साहब और गुरु तेग बहादुर साहब कहाँ पे भ्रमण किए थे? पटना, बिहार का भ्रमण किए थे। सिखों के 10वें गुरु का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों इसी के लिए वहां पे क्या है? एक गुरुद्वारा बनाया गया है, तख्ते हरमिंदर साहिब। ठीक, क्या है? तख्ते हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा बनवाया गया है। 1676 में सिखों के 10वें नंबर के गुरु कौन बनते हैं? गुरु गोविंद सिंह बनते हैं। 1699 में वो क्या करते हैं? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और 1708 में उनकी नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से सिखों का भी मैंने थोड़ा आपको इतिहास बताया। हालांकि सिखों में 10 गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु के बारे में जानते हैं, गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। उनको फांसी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। सिखों के 10वें गुरु थे, उनकी हत्या अफगानों द्वारा कर दी गई थी। सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। ठीक, तो इस तरीके से सिखों के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपनी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, विद्रोह से, कंपनी से ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं बिहार के इतिहास में। ठीक, बिहार के लेक्चर में, बिहार के वीडियोस में। अब हमें क्या है कंपनी के बारे में? कंपनी का आगमन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में आने वाली, ठीक, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में और बिहार में, जैसे भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी जो होती है उसका नाम रहता है पुर्तगाली। कब आते हैं? 1498 में आते हैं। पुर्तगालियों का प्रथम जो गवर्नर बोले या फिर पुर्तगालियों का प्रथम जो वायसराय रहता है उसका नाम रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। 1505 से 1509 तक शासक बना रहता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। फिर उसके बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम रहता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या करता है? अल्बुकर्क बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीनता है और कोचीन को राजधानी बनाता है। फिर उसके बाद अगला जो शासक आता है, जो महत्वपूर्ण शासक होता है, उसका नाम रहता है नीनो दी कुन्हा, जिसने गोवा को राजधानी बनाया था। तो इस तरीके से हमें ये क्रम से चीजें याद होनी चाहिए। तो भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी और बिहार में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगाली थी। बिहार लोग क्यों आना चाहते हैं? बिहार पे क्यों कब्जा करना चाहते थे? बिहार में होता था सोरा उत्पादन। बिहार सोरा उत्पादन के लिए बहुत प्रमुख था। सोरा से क्या बनता था? बारूद बनता था, और बारूद अंग्रेजों को जरूरत थी अपनी सेना को तैयार करने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए, बम गोला बारूद बनाने के लिए। इसीलिए क्या करते थे? बिहार में हर यूरोपीय कंपनी आना चाहती थी, क्योंकि बिहार सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक, 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक, याद रख लीजिएगा कि 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपनी पहली नहीं बोल सकते, उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री भी स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। अब ये जान लीजिएगा कि डच वही नीदरलैंड हॉलैंड के जो निवासी होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? डच कहा जाता था। नीदरलैंड या हॉलैंड के जो निवासी होते थे उन्हीं को डच कहा जाता था। 1620 में अंग्रेजों ने भी यहाँ पे फैक्ट्री डालने की कोशिश की, लेकिन उनको वास्तविक रूप में सफलता कब मिलती है? 1651 ईस्वी में। ठीक, 1620 में डचों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की पटना में, लेकिन उनको पूरी तरीके से जो सफलता है वो कब मिलती है? 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में उनको पूरी तरीके से सफलता मिलती है। कहां पे? तो इडुसाला टीम के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए और इडुसाला टीम
के द्वारा आपको हर एक चीजें यही उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसा कि ये क्रैश कोर्स चालू हुआ है, ये बंद नहीं होगा, ये आपकी सफलता तक ही चलता रहेगा, आपकी सफलता के बाद भी चलेगा। ठीक, ये बेसिक से चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्रैश कोर्स लेके आने हैं बीपीएससी 67 के लिए और सीडीपीओ के लिए। तो जुड़े रहिए यूट्यूब टाला सिंह के साथ। ठीक, तो अब हमने बताया कि 1620 में अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की, कहाँ पे, पटना में, लेकिन सफलता कब मिलती है, 1651 ईस्वी में। तो बस इतना ही जानते हैं। और 1717 का फरमान कौन भूल सकता है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें बंगाल उनको मिल जाता है, बंगाल मिल जाता है उनको, क्या नाम है, शासन करने के लिए, बिहार मिल जाता है उनको शासन करने के लिए, मद्रास मिल जाता है उनको शासन करने के लिए, सिक्के ढालने की अनुमति मिल जाती है। ये सब किसके कारण मिल जाता है, फर्रुखसियर के शाही फरमान के द्वारा। क्योंकि अंग्रेजों का एक बेड़ा आया था, फर्रुखसियर का इलाज कर देता है, खुश होकर फर्रुखसियर क्या कर देता है, शाही फरमान जारी कर देता है, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, तो ये सभी चीजें भी हमें पता ही होनी चाहिए, किसके बारे में, डचों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, यूरोपीय कंपनियों के बारे में। ठीक, तो बेसिकली हमें अंग्रेजों के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा समय तक हमारे यहाँ शासन किया, लेकिन टक्कर देने तो कई लोग आए थे। एक उनमें से थे फ्रांसीसी। जानते ही हैं कि फ्रांसीसियों में अगर डुप्ले को ना बुलाया होता तो हो सकता था आज खेल कुछ और होता। सबसे ज्यादा अंग्रेजों के बजाय हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्रोह भी हुए। देखिए, पहले तो बिहार और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सब एक ही में था। ठीक, पहले ये सभी चीजें एक ही में थी। जो झारखंड वाला इलाका देखने को मिलता है, झारखंड वाला जो इलाका देखने को मिलता है, वो सभी क्या था, एक ही में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए उस समय कुछ विद्रोह हुए थे, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब भैया कुछ लोग बोलेंगे विद्रोह क्यों हुए थे, क्यों जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त लेके आ गए थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लेके आते, महालवाड़ी बंदोबस्त लेके आते। इसी कारण बेसिकली स्थायी बंदोबस्त के कारण ज्यादा विद्रोह हुआ, जिसको इमामबाड़ी बंदोबस्त, इस्तेमालदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को। क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, आप चेक कर सकते हो। तो कुछ विद्रोह हुए थे बिहार वाले क्षेत्र में, झारखंड वाला जो इलाका था, वहां कुछ विद्रोह हुए थे। तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, ठीक, जिसे सिंहभूमि का क्षेत्र था, और कोल विद्रोह, ये सभी विद्रोह कहाँ पे हुए थे, झारखंड वाले इलाके में देखने को हमें मिलते हैं। पहला विद्रोह कौन सा था, तमार विद्रोह, 1789 से 94 तक ये चलता है। ठीक, क्यों, अंग्रेज जनजातीय लोगों से भी टैक्स वसूलना चाहते थे, उनके ऊपर भी टैक्स थोपने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। पहला विद्रोह 1789 से 94 में हुआ था, तमार विद्रोह। फिर उसके बाद चेरो विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद हो विद्रोह हुआ था, सिंहभूमि वाला क्षेत्र था, फिर उसके बाद कोल विद्रोह हुआ था, जो छोटा नागपुर वाला, पठार वाला क्षेत्र था। ये सभी जगह पे ये सब विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। छोटा नागपुर, पठार वाला इलाका है, वहां पे कोल विद्रोह देखने को मिलता है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, तमाल, चेरो, हो, कोल, तमाल, चेरो, हो, कोल, तमाल, चेरो, हो, कोल, क्योंकि ये सब मिलान करने के लिए आते हैं क्वेश्चन। एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, चैट हो याद कर लेंगे, हो सकता है एक को फंस भी जाए। ठीक, तो तमाल, चेरो, हो, कोल, तमाल, चेरो, हो, कोल, तमाल, चेरो, हो, कोल। तमाल विद्रोह 1789 से 94, चेरो विद्रोह 1800 में, हो विद्रोह 1820 से 21 में, और कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में ये विद्रोह होते हैं। कुछ और विद्रोह, इनसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन इसको भी आप याद कर लेंगे तो अच्छा ही, हम लोग क्यों मिस करें, जब पढ़ रहे हैं तो सब साथ में ही पढ़ लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कुछ विद्रोह में फेमस विद्रोह, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह। अब कब हुआ था, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 के विद्रोह, 56 के बीच हुआ था। आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा कि ऐसा कौन सा विद्रोह था जो 1857 की क्रांति के पहले हुआ था, तो कौन सा विद्रोह था, तो संथाल विद्रोह था। ऐसा कौन सा विद्रोह था जो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति से पहले हुआ था, कौन सा विद्रोह था, संथाल विद्रोह। कौन कौन नेतृत्व किए थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, 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 इन चारों लोगों ने क्या किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये दमनी को वाला एक क्षेत्र था, वहीं पे ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है। 1855 से 56 ईस्वी में ये विद्रोह होता है। सिद्धू कानू चांद भैरव इसका नेतृत्व किए थे। फिर भगवान बिरसा मुंडा। अब जाके सभी को पता होगा कि मुंडा विद्रोह के बारे में क्वेश्चन प्री प्लस मेंस बोथ में आते हैं। मेंस में तो हर साल आते ही आते हैं। मुंडा विद्रोह आपसे पूछ लेगा कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप क्या बोलेंगे कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। जो सूगा मुगा के भक्त जिनको माना जाता था, जिनको लोग भगवान की तरह पूछते थे, कहते थे कि ये भगवान है,
क्योंकि जब आदमी जो है गुस्सा करता है, ठीक, नॉर्मली गुस्सा करता है, लेकिन उसके धर्म के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होता है तो फिर उसके क्या नहीं, गुस्सा भी निकलता है और फिर बदले की भावना भी निकलती है, ठीक। क्योंकि बिरसा मुंडा को लोग भगवान मानते थे और छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था, वहां पे लोग विद्रोह करने लगे थे और भगवान बिरसा मुंडा के पीछे लोग पड़ गए थे। संथाल विद्रोह में तो लोग दमन करने की कोशिश किए थे, दमन कर भी दिए थे, लेकिन इसको दमन करना बहुत ज्यादा आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। इसका भी विद्रोह का दमन किया गया, लेकिन बहुत मुश्किल से किया गया। तो पूछ लेगा कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो भगवान बिरसा मुंडा ने किया था, जो सुगा मुगा के भक्त के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। सुगा मुगा के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र था, छोटा नागपुर था। 1895 से 1999 के बीच कल की बुक में 1899 में देखने को मिलता है, ठीक। 1899 में शुरुआत देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग इसीलिए पूरा डेट ले लिया 1895 से 99 के बीच। एक था ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह पूरी तरीके से अशांत विद्रोह था, इसमें उठा के मारेंगे नहीं, पटकेंगे नहीं, उठा के सर फोड़ेंगे नहीं, जिसमें क्या करेंगे, अशांति अहिंसा के मार्ग पर चल के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसलिए गांधीवादी विचारधारा का विद्रोह भी इसे कहा जाता था। ये 1913 के और 14 के बीच में देखने को मिलता है। तो इडुरसाला टीम से जुड़ते रहिए, इडुरसाला टीम को सपोर्ट करिए और हमारे इस चैनल पे विजिट करिए। आपको इसी चैनल पे हर एक कुछ और पूरी की पूरी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी और मैं पूरा पूरा आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, बेसिकली बीपीएससी और सीडीपीओ का, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है, 30 अप्रैल को एग्जाम है, तो ज्यादा लेट नहीं कर सकते, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जत्रा भगत द्वारा किया गया था। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, जत्रा भगत के द्वारा किया गया था। तो अहिंसा के आधार पर विद्रोह था, मतलब अहिंसावादी विद्रोह था, इसीलिए इसको गांधीवादी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1857 की क्रांति, पहला क्रांतिकारी कौन है, हमारे देश का जवान, हमारे देश का शहीद मंगल पांडे, ठीक। मंगल पांडे, चर्बी लगी हुई कारतूस और सुअर की बनी हुई जो बंदूक थी, उसके कारण ये विद्रोह हुआ था बेसिकली। हालांकि इसके कारण इसकी कहानी बहुत पुरानी है, चाहे सहायक संधि को ले लो वेलेजली की, चाहे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब ले लो डलहौजी की, चाहे किसानों के द्वारा किया गया शोषण ले लो, तो सबका गुस्सा फूटा था कब, 1857 की क्रांति में, ठीक। उस समय हमारा जो वायसराय था, पहले तो वायसराय नहीं था, पहले क्या था, वो गवर्नर जनरल था। उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उसका जो नाम था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक। उसका जो नाम था लॉर्ड कैनिंग था। 12 जनवरी 1857 को रोहिणी के पुस्तक विक्रेता, देखिए रोहिणी में 12 जनवरी 1857 को रोहिणी के पुस्तक विक्रेता पटना में, ठीक, उसने नेतृत्व किया था। पूछेगा कि रोहिणी से किसने नेतृत्व किया था, तो पटना में एक पुस्तक विक्रेता था जिसका नाम था पीर अली, ठीक। पटना में एक पुस्तक विक्रेता था जिसका नाम था पीर अली, रोहिणी से उसने नेतृत्व किया था। वहां से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहां से, 12 जनवरी 1857 को रोहिणी में पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में क्या किया था, विद्रोह की शुरुआत की गई थी। उसका दमन भी बाद में किया गया था, किसके द्वारा, टेलर के द्वारा, ठीक। टेलर था, उसने इसका दमन किया था, विद्रोह को शांत किया था। फिर उसके बाद हमें दानापुर छावनी के सिपाहियों ने जगदीशपुर के एक जमींदार थे बापू कुंवर सिंह, उनको अपना नेता चुना और उनके नेतृत्व में आरा से इस विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह की शुरुआत की और कहा जाता था ऐसे वीर, हमारे ऐसे देश के क्रांतिकारी को नमन है जिन्होंने अपना एक हाथ काट के गंगा में विसर्जित कर दिया और एक हाथ से विद्रोह लड़ते रहे और जहां जहां लड़े वहां वहां अंग्रेजों को धूल चटाई और अच्छे से विद्रोह करते करते इस वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके भाई अमर सिंह ने उनका साथ नहीं छोड़ा और तब तक लड़ते रहे जब तक उन्हें वीर गति की प्राप्ति न हो गए। तो आपसे पूछ सकता है कि जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो बापू कुंवर सिंह ने किया था। हमारे कुंवर सिंह बहुत ज्यादा एजेड थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जीत का जज्बा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह को लड़ा। इस विद्रोह में कई जगह जीत भी प्राप्त की, अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है उनकी? मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी आंदोलन का नेतृत्व कौन संभालता है? उनके भाई अमर सिंह संभालते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी बिहार की कहानी, यानी कि बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास के कई टॉपिक को बताने की कोशिश की है। मेरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो इसको 2 से 3 बार जरूर देखिए, आपको 100% ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे इजी वे में आपको नहीं मिल सकता। अगर आप बुक भी छानना चाहेंगे, बुक में भी खोजेंगे, तो इसमें काफी डिफिकल्टी मिल जाती है कि हम किस तरीके से क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो इसलिए मैं आपके लिए सब चीज छांट के लेके आऊंगा, मतलब आपके लिए बस खाना परोस दूंगा, आपको उठा के बस खाना।
लेकिन हाँ, एक एक दाना आपको खा जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक एक चीज को रट जाना है कि कोई भी आंख बंद करके पूछे, अगर मर भी गए हो तो मुर्दा उठ के बोले कि हाँ, बापू कुंवर सिंह को मृत्यु कब हुई थी और बापू कुंवर सिंह ने नेतृत्व कहां से किया था। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि इसमें से कुछ भी मैं पूछूं आप तुरंत बता दे, तुरंत आप बता दे कि कब हुआ था अली वर्दी खां बिहार का नवाब कब बना था, तुरंत आप बता दे कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी तो आपका बीपीएससी निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए और इस क्लास के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करिए। धन्यवाद।